नमस्कार। लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की और इसके बाद ग्रेटर नोएडा में फिल्म रिस्कनामा 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। इससे पहले रिस्कनामा 1 बनी थी और वो रिलीज़ हुई थी। एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए चलने वाली एक सीरीज़ है और सीरीज़ का ये दूसरा भाग है। इस फिल्म को दुजाना गांव के युवा निर्देशक अरुण नागर बना रहे हैं। ये फिल्म ड्रग्स पर आधारित है, किस तरह नशे के जाल में युवा फंस जाते हैं। आजकल स्कूल, कॉलेज और समाज में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि निर्देशक अरुण नागर की पिछली फिल्म रिस्कनामा 1 2019 में PVR पिक्चर्स के साथ रिलीज हुई थी, जिसने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब अरुण नागर रिस्कनामा 2 नाम से अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग के कुछ सीन ग्रेटर नोएडा में फिल्माए गए हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में ग्रेटर नोएडा के कई युवाओं ने भी अभिनय किया है। यह फिल्म कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के जीवन पर आधारित है। कैसे आजकल के युवा ड्रग्स का सेवन करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं और ड्रग माफिया के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके बाद उनके घर वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सामाजिक मुद्दे को विस्तार से इस फिल्म में दिखाया गया है। ये एक वेब सीरीज़ है और ये दूसरी कड़ी है। इससे पहले रिस्कनामा 1 रिलीज़ हुई थी और अब रिस्कनामा 2 उसका सीक्वेंस है, जिसकी शूटिंग ग्रेटर नोएडा में चल रहा है। ये फिल्म युवाओं को सही दिशा दिखाने का काम करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अरुण नागर ने फिल्म रिस्कनामा 2 का लेखन और निर्देशन किया है। इससे पहले अरुण नागर फिल्म गुर्जर आंदोलन, रिस्कनामा 1, जय किशन आदि फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म जय किशन में सुपरस्टार राहुल रॉय भी नजर आएंगे। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डायरेक्टर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज़ में। अरुण जी, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि अभी कुछ दिनों पहले, या आप कह सकते हैं साल पहले, उड़ता पंजाब एक फिल्म बनी थी। तो क्या लगता है कि कुछ उससे मिलती जुलती इसमें कहानी है, या कहानी का जो थीम है वो कुछ और है? कहानी का थीम मतलब ड्रग्स पे बेस्ड वो फिल्म भी थी और ये फिल्म भी ड्रग्स पे बेस्ड है। उसमें कॉलेज वाला कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। उसमें एक सिंगर की कहानी दिखाई थी, वो कैसे ड्रग्स शिकार होता है। लेकिन इसमें मैंने जो यंग हमारे लड़के होते हैं जो 18-19 साल में जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं, तो किस तरीके से वो ड्रग्स के जाल में फंसते हैं और जब वो फंस जाते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि यार हम तो पढ़ने लिखने गए थे, हमारे माँ बाप ने कैसे मेहनत करके खून पसीना बहाकर हमें यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था और हम ड्रग्स के चक्कर में पड़ के अपनी जान गंवाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत धोखा किया है। तो उनको जब ये रियलाइज होता है, तो और रियलाइज भी उस वक्त होता है जब वो मौत के दोराहे पे खड़े होते हैं। तब वो फील करते हैं कि यार माँ बाप का कर्ज इस जन्म में तो नहीं उतार सके, अब आई होप के अगले जन्म में ही माँ बाप का कर्ज उतारेंगे। तो इस सिचुएशन तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो वो चीज मैंने दिखाई है कि कैसे ये ड्रग्स के चक्कर में अपनी जान तक की इनकी। अरुण जी, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव भी है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा काम भी है, क्योंकि आप ड्रग्स के मिसयूज़ को किस तरीके से दिखाएं कि युवा उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि डिटरेंट का काम करे आपकी फिल्म। तो उसको किस तरीके से आपने सोचा था? और रिस्कनामा जो 1 था आपका, उसमें क्या, उसमें भी थीम यही थी और उसको आपने कंटिन्यू किया है? नहीं, उसकी थीम शराब के ऊपर थी। शराब से कैसे एक फैमिली बर्बाद हो जाती है, वो उसकी थीम शराब पे थी और इसकी थीम ड्रग्स पे है। तो ड्रग्स पे जो लड़का फंसता है तो उसकी बहन या उसकी जो माँ है वो कितनी परेशानियां झेलते वो उनको झेलते हैं, मैंने वो चीज उस फिल्म में दिखाने का काम किया है। तो ये इस टॉपिक का सिलेक्शन आपने कैसे किया, क्या सोच कर किया आपने? देखिए, मैं राइटर हूँ और राइटर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, अखबार से हो या फिल्मों से हो या रियल लाइफ से हो। तो इसी तरीके से अखबार से और एक रियल लाइफ को दोनों को मैंने जोड़ के
एक फिक्शन फिल्म तैयार किया। नहीं तो रियल लाइफ वाली स्टोरी कोई केस स्टडी थी आपके पास, कोई खबर आपके सामने थी, या कुछ आपने पढ़ा था? वो कौन सी स्टोरी थी जिसने आपको कहा कि आप रिस्कनामा 2 में ड्रग्स को टॉपिक लेंगे? खबरें तो सर हम देखो फिल्म लाइन में है, और फिल्म लाइन में आज कल आपको पता ही चल रहा है कितने लोग ड्रग्स के शिकार हो रखे हैं। और ये मैं पिछले 15-16 साल से देखता आ रहा हूँ, जो मेरे कलीग्स भी होते हैं बिल्कुल। वो लोग भी मतलब इस तरीके के कुछ नशे में वो लोग होते ही हैं हमेशा। तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं सामने इंस्पिरेशन मिलती ही रहती है लोगों को देख के। अखबारों में तो हम डेली पढ़ते ही हैं, उपन्यास भी पढ़ते रहते हैं, इन सब चीज़ों में निकलता ही रहता है ये सब चीज़ें। इसमें स्टूडेंट्स को आपने शूट किया, स्टूडेंट लाइफ भी है इसमें, तो जी जी आपने स्टडी भी किया होगा, रिसर्च भी आपने की होगी, तो किस मोड़ पर आकर आपको लगता है कि स्टूडेंट ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं? शुरू में वो मतलब मज़े के लिए करते हैं या टेस्ट करते हैं, और फिर वो लत का शिकार हो जाते हैं? वो कौन सा स्टेज होता है, क्या समझ में आ रहा है आपको? सर शुरुआत एक छोटे से उससे होती है, जो नए लड़के जाते हैं, जब सीनियर से उनकी मुलाकात होती है तो वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मना नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा लेना वो शुरू करते हैं, और बाद में वो लत का रूप ले लेती है, उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो उसको पीने के लिए वो मतलब किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, वो इस तरीके का। और मैंने कैसे ये एक छात्र जो हॉस्टल, बहुत दूर घर से बहुत दूर हॉस्टल में अगर ड्रग्स का शिकार हो रहा है या ड्रग्स का सेवन कर रहा है, कैसे उसका परिवार प्रभावित होता है? ये किस तरीके से आप दिखा पा रहे हैं उसमें अपने रिस्कनामा 2 मैंने में? थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था आपको कि इस फिल्म में जो लड़का है, श्री नाम का है उसका नाम था, श्री और सुनील और मोनू, 3 लड़के हैं ये। तो 2 लड़के ये ड्रग्स लेने जब जाते हैं तो जहाँ से ड्रग्स लेते हैं रेगुलर, वहाँ वो ड्रग्स मिलती नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। तो वो किसी थर्ड पर्सन का नाम देता है कि भाई उस जगह पे आप लोग चले जाओ। ये वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जाकर ये वो जो गैंग होता है उस गैंग के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वो गैंग इनको फिर अरेस्ट कर लेता है और इनको हाईजैक कर लेता है, इन दोनों लड़कों को। अच्छा। हाँ, वो मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि पुलिस के छापे इतने पड़ रहे हैं, तो वो जो गैंग होता है वो इनको खबरी समझता है, इन दोनों लड़कों को। तो वो अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों को वहाँ पे हाईजैक कर लेते हैं, और इनके घर वाले फिर इनको जब ढूंढते हैं तो वो परेशानियां जो इनके घर वालों को फेस होती है, वो चीज़ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। अच्छा अरुण जी, इस तरीके के टॉपिक में मतलब मैं थोड़ा हो सकता है बहुत आगे की पूछ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स में डायरेक्टर को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर उसको सामने लाने के लिए, फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए? देखिए, फिल्म प्रोड्यूस करने का तो एक ही फंडा होता है कि भाई सबसे पहले पैसे होने चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छे आर्टिस्ट का चयन होना चाहिए। नहीं, मैं समाज पर पड़ने वाले असर की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे कि जो समाज है उसको पॉजिटिव वे में ले, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें? सर, मैं अपनी फिल्मों में जो है, मैं एक आईना दिखा देता हूँ समाज को कि भाई ये समस्या है और ये रियलाइजेशन है, दोनों चीजें मैं सामने रख देता हूँ। अब समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों चीजों को कैसे लेता है। बिल्कुल। और रियलाइजेशन, जो आर्टिस्ट का रियलाइजेशन था, जो गलतियां थी वो आर्टिस्ट खुद रियलाइज कर रहा है। इट मीन्स कि वो समाज को आईना दिखा रहा है कि भाई हम इस ड्रग्स के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो आप वो प्लीज ना करें। तो वो ऑटोमेटिकली फिल्म के जरिए समाज को ग्रहण करता है। अच्छाई और बुराई ये समाज खुद एक्सेप्ट करता है कि वो अच्छाई को ग्रहण करे या बुराई को ग्रहण करे। मैंने दोनों चीजें दिखा दी हैं फिल्म में। बिल्कुल। और पहली जो सीरीज थी उस शराब पे आपने बनाई थी, क्या मतलब कितनी तारीफ आपको मिली थी, कितना आपको उत्साहवर्धन हुआ था उसके बाद जो रिएक्शंस मिले थे? बहुत लोगों ने मेरी तारीफ की थी, मुझे मतलब बहुत अप्रिशिएट किया था, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा। और मैंने सोचा कि इस तरीके के मुद्दे और जो जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, जो लोग बर्बाद होते हैं, इन चीज़ों को मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से पेश करूं। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है। मैं मनोज कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा जरूर होता था, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि अपनी हर फिल्म में कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा मैं पेश करूं जिससे समाज का भला हो। बिल्कुल, संदेश के साथ समाज के सामने आप एक पिक्चर लेकर आते हैं उससे।
हाँ, अब एक एंटरटेनमेंट के साथ। बिल्कुल एंटरटेन। अच्छा, इसमें जो एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है, एक तो हो गया कि आप समाज को एक संदेश दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है, बहुत बार ये सुनने में आता है कि जो कम बजट की फिल्में होती हैं उसमें कुछ ऐसे डांस सीक्वेंस या गाने डाले जाते हैं जो पैसा वसूल टाइप की बात करते हैं, उससे आप कितना परहेज करते हैं? नहीं, परहेज तो खैर नहीं करता। मैंने भी अपनी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग गाना है। जी जी। और अभी तो मैं उसको मतलब अभी नहीं गाऊंगा, लेकिन अच्छा आइटम सॉन्ग है और जब वो आएगा तो बहुत अच्छी धूम मचाएगा। मेरी पिछली फिल्म में भी एक बड़ा अच्छा आइटम सॉन्ग था, रिश्तनामा वन में। जी जी जी। अच्छा, अब बात हम इस पे भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की बात की यूपी में, खासकर नोएडा के आसपास, तो ये इसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। जो फिल्म मेकर्स हैं या जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं, उनका कहना है कि बॉम्बे से या मुंबई से यहाँ शिफ्ट करना बहुत ही असंभव सा काम है, क्योंकि वो 100-150 साल से वहाँ फिल्म सिटी चल रही है और उस चीज़ को यहाँ पे क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? सर, मुश्किल बड़ा बेशक हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले इंडिया में तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, उसके बाद साउथ की इंडस्ट्री डेवलप हुई और आज वो बहुत बड़ी है। जी हाँ। आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए, बहुत बड़ी हो चुकी है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। तो बॉम्बे के बाद ही ये सब लोग डेवलप हुए ना। तो हमारे योगी जी ने जो एक महान कार्य किया है, मैं नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे आप करवा रहे हैं, आप बहुत बहुत अच्छा काम आप करवा रहे हैं। उससे यहाँ के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि जो लोग बॉम्बे नहीं जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ रहकर एक जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी बन रही है उसमें वो काम कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत समाज के लिए बहुत भले के लिए योगी जी ने काम किया है। तो क्या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को नोएडा में बनने वाली फिल्म इंडस्ट्री से कोई खतरा है? जो पॉलिटिकल आजकल डिबेट चल रही है, जो वहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार बोल रही है और जो यूपी की सरकार से वाद विवाद है, आपको लगता है कि कोई इस तरीके का खतरा है कि वहाँ से सब कुछ इधर आ जाएगा तो बॉम्बे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, अभी मैं आपको बता दूं, मैं 2003 से बॉम्बे में हूँ। तो बॉम्बे में जितने भी अभी फिल्में जो बन रही हैं पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ, हाँ। वो सिर्फ इंडोर ही बन रही है। आउटडोर के लिए सारे जो फिल्म मेकर हैं वो सब आउटडोर ही जाते हैं, चाहे वो यूपी में आए, चाहे वो एमपी में आए, चाहे वो बिहार में जाए, तो आउटडोर ही फिल्में बन रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। इंडस्ट्री तो चालू ही है ना, वहाँ सिर्फ इंडोर का काम होता है और सीरियल का काम अभी बेसिकली जो चल रहा है पिछले 15 साल से मैं रियलाइज कर रहा हूँ। आउटडोर के लिए हमेशा फिल्म मेकर बाहर ही आते हैं, वो बॉम्बे से बाहर ही जाते हैं। लेकिन तो शायद में नजर नहीं आ रहा कि वो मतलब काम बढ़ जाएगा। काम तो पहले ही बटा हुआ था। लोग फिर भी फिल्में, नोएडा में फिल्में बन रही थी, लोग लखनऊ में फिल्में बनाए रहे हैं पिछले 5-6 साल से, ज्यादा हो रखा है वहाँ पर फिल्में बनना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि काम वहाँ का बंद हो जाएगा। काम बंद कहीं का नहीं होता, लेकिन ये है कि उसके पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। हाँ, पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी होगी, लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन जो जिसमें बहुत ही अनुभव का एक काम है, बहुत एक्सपीरियंस उसमें काम आता है, उस पर असर पड़ सकता है क्या? क्योंकि वहाँ पर सारे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जब बनेगा तो उसमें हो सकता है कि नए लोग भी हों। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी तो फिल्म इंडस्ट्री बनी भी नहीं है, मैं अभी का हाल मैं आपको बॉम्बे का बता रहा हूँ। पहले किसी को एक छोटा सा गाना भी रिकॉर्ड कराना होता था, उसको बॉम्बे का सफर करना ही पड़ता था। लेकिन अभी वही चीजें दिल्ली में, नोएडा में इतने सारे स्टूडियोज पहले ही खुल चुके हैं। तो जो लोग एक गाना रिकॉर्ड कराने के लिए बॉम्बे जाते थे, अब वो नहीं जाते हैं, उनको यही काम मिल रहा है। तो इससे कोई इफेक्ट, वहाँ जो काम था वो कम तो ऑलरेडी हो ही गया है बॉम्बे का। अब मुझे अगर कोई काम करना है, पहले मैं बॉम्बे शूट कर सकता था, लेकिन अभी मैं नोएडा में शूट कर रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में शूट कर रहा हूँ, तो काम बढ़ जाता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मेट्रो आने से पहले लोग कहते थे कि मेट्रो आ जाएगी तो जाम लगना कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं हुआ ना, जाम तो अभी भी लगता है, लेकिन लोग बढ़ गए हैं, काम बढ़ गया। तो वैसे जब यहाँ इंडस्ट्री बन जाएगी तो काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये जो कम बजट की जो फिल्में होती हैं, आपको लगता है कि कम बजट की फिल्मों का स्कोप ज़्यादा है, फ्यूचर ज़्यादा है मल्टी स्टारर फिल्मों के मुकाबले? सर, मैं आपको बता देता हूँ एनालाइज करके कि आप उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं जो सिर्फ बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं।
आपके हाथ में 5 उंगलियां, 5 इसमें, 10 लोग ही होंगे जो बड़ी बजट की फिल्म बनाते हैं। 100 में से 20 लोग बड़े बजट की फिल्म बनाते हैं, बाकी 80 फिल्में जो कम बजट की फिल्में ही बनती हैं इंडिया में। और उसका क्या मार्केट क्या है? ओवरसीज मार्केट है या सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं आप? सर इंडिया में जो कम बजट की फिल्म है वो वहीं डब्बा बंद हो जाती हैं। जो एक बहुत खराब पहलू है इंडस्ट्री का, उन्हें सिनेमा भी नहीं मिल पाते। लेकिन अभी जैसे ओटीटी का जमाना आ गया है, तो ये कम बजट की फिल्मों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब कम बजट की फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पे आ जाएंगी, क्योंकि फिल्म मेकर कम बजट से फिल्म बना तो लेते थे लेकिन सिनेमा नहीं मिलते थे उन लोगों को, बिल्कुल। तो वो वही हिम्मत उनकी टूट जाती थी। लेकिन अभी जैसे ओटीटी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे नए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो जो कम बजट के फिल्म मेकर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि अब वो डायरेक्ट सिनेमा पे ना जाके अपनी फिल्म को ओटीटी पे डाल सकते हैं। नहीं, एक चीज़ जैसे पंजाबी फिल्म है, पंजाबी हाँ फिल्म जी। इंडस्ट्री ओवरसीज़ मार्केट से भी कमाती है। वो ओवरसीज़ मार्केट में राइट्स बेचते हैं, फिल्मों की अलग जी से, जी। गाने के अलग से। क्या जो हिंदी फिल्म है, लो बजट या कम बजट वाली फिल्में, क्या उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है? क्या आप ओवरसीज़ राइट्स बेचने की स्थिति में हैं हिंदी फिल्मों की? नहीं बिकते सर, कम बजट की फिल्मों को नहीं बिकते हैं ओवरसीज। अच्छा, दूसरा जो मैं समझना चाह रहा था और दर्शकों को भी समझाना चाह रहा था कि इस कम बजट वाली फिल्मों में जिसमें आप अभी लगे हुए हैं, ये दूसरी आप सीक्वेंस बना रहे हैं रिस्कनामा की, इसमें जो टेक्निकलिटी है, जो चाहे स्टंट की टेक्निकलिटी है या जो आप कह सकते हैं मोशन की है या जो डांस सीक्वेंस है, कितने का अंतर है मल्टी स्टारर वाले में और कम बजट वाले में? कितने का अंतर है? सर ये फिल्म 5 करोड़ के बजट की है। बाकी अब सलमान की फिल्म अगर देखोगे, अक्षय की फिल्म देखोगे तो 70-80 करोड़ की होती है। तो आप देख लिए 70-80 करोड़ में, लेकिन जो क्वालिटी है वो सेम है। जो दोनों फिल्मों की क्वालिटी है, क्योंकि जो बजट जो बढ़ता है वो अक्षय की वजह से बढ़ता है, सलमान की वजह से बढ़ता है। टेक्नीशियन दोनों फिल्मों में सेम है। मेरी फिल्म में वही टेक्नीशियन थे जो उनकी फिल्मों में आते हैं। बजट अच्छा। बढ़ता है सिर्फ अक्षय सलमान की वजह से, क्योंकि अगर 100 रुपए की फिल्म बन रही है तो 80 रुपए तो अक्षय ले जाएगा, बाकी फिल्म तो 20 रुपए में बन रही है ना। तो वही 20 रुपए हम अपनी फिल्म में लगा रहे हैं। हमारी फिल्म में सिर्फ अक्षय नहीं है। 20 चलिए, रुपए में वही ये बड़ा ही रोचक पहलू है जो दर्शक शायद समझ पा रहे होंगे कि जो बड़े बजट की फिल्म होती है और जो कम बजट की फिल्म है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। वो जो बड़े स्टार होते हैं वो बड़ा शेयर ले जाते हैं और उसकी लागत को फिल्म की लागत बता दी जाती है कि फिल्म बनाने में इतना खर्च हुआ है, जबकि हकीकत कुछ और है। अरुण जी, एक दो सवाल और हैं हमारे पास छोटे छोटे, कि किस तरीके से जो लोकल एक्टर्स हैं उसको कितना इससे फ़ायदा हो रहा है? जो छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं नोएडा या यूपी में कहीं बन रही हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हों या टेलीविज़न आर्टिस्ट हों, उनको कितनी मदद मिल पा रही है इन फिल्मों से? कितना काम मिल पा रहा है? सर मैं अपनी फिल्म का बता देता हूँ, इसी से दर्शकों को एग्जांपल मिल जाएगा। जी। मेरी फिल्म में मैं बिलोंग तो यहीं से करता हूँ, पैदा यहीं पे हूँ, रहता बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे से मैं आया हूँ, मेरा एक मैनेजर है रवि, वो आया है, अविनाश बदावन जी आए हैं, और जो फिल्म की हीरोइन है वो आई है, और एक जो प्रयासमान लड़का है वो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये 5-6 लोग ही आए हैं। बाकी पूरी फिल्म में कम से कम 60-70 लोग थे। वो 60-70 लोग हमने यहीं के लोकल आर्टिस्ट उठाए हैं जो बॉम्बे नहीं जा सकते थे लेकिन टैलेंटेड थे। तो मैंने उनको अडॉप्ट किया, उनको बुलाया, ऑडिशन लिए, और यहीं के वो सुबह आते थे, काम खत्म करके अपने घर चले जाते थे। तो ये बेनिफिट होता है जब हम यहाँ फिल्म बनाने आते हैं, तो लोकल जो आर्टिस्ट है जो बॉम्बे नहीं जा सकता तो उसको यहीं पे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है उसके अपने डोर स्टेप पे। चलिए, देखिए ये भी एक पॉजिटिव है कि अगर फिल्में यहाँ बन रही हैं, शूट हो रही हैं, तो स्थानीय जो कलाकार हैं जो परेशान रहते हैं कि बहुत हुआ तो एनएसडी के थिएटर में उन्होंने काम कर लिया या मंडी हाउस वगैरह में, लेकिन अगर उनको एक्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये एक बहुत ही राहत की बात है। मैं ये एक सवाल जो शायद सब लोग आपसे पूछते होंगे बॉम्बे में जहाँ आप जाते हैं, कि उत्तर प्रदेश में आप फिल्म शूट कर रहे हैं तो क्या उसका माहौल वहाँ पर है? गाज़ियाबाद में, नोएडा में किस तरीके से, क्या आप सेफ फील करते हैं? आपको कोई परेशानी होती है? आपको स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे मदद मिल पाती है? ये तमाम तरह के सवाल होते हैं, इस पर आप बताएं लोगों को। सर आज का जो उत्तर प्रदेश है वो
जो हमारे सपनों का उत्तर प्रदेश हुआ करता था, जो हम सपनों में सोचते थे कि हमारा प्रदेश ऐसा होना चाहिए, आज के टाइम में उत्तर प्रदेश वो बन चुका है। बिल्कुल। आज यहाँ पर किसी को मतलब अनसिक्योर फील नहीं होता। यहाँ के जो अपने पुलिस अधिकारी है बहुत सपोर्टेबल है। मतलब आप ये देख लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो मजबूत है, उनकी वजह से जो उनका महकमा है वो मजबूत हो चुका है। तो जिम्मेदारियां सबकी बढ़ चुकी है, जो मैंने अभी फील किया है यहाँ पर। तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। मेरा तो होम टाउन है भाई, मैं तो वैसे भी नहीं डरता है। नहीं, आपका होम टाउन है, लेकिन आपके साथ जो बॉम्बे से कलाकार आए हुए हैं वो क्या बता रहे हैं आपको? उनका फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? हीरोइन भी आपके साथ है, उनका क्या कहना है? वो लोग हैरान थे। मतलब हम रात को 12-12, 2-2 बजे जंगल से शूट करके आते थे और उन्हें मतलब कुछ फील नहीं होता था। वो ऐसे घूम रहे हैं, मतलब आजाद जैसे उनका अपना घर है यहाँ। इतना सिक्योर वो लोग फील कर रहे हैं आज के टाइम में, जो आज का उत्तर प्रदेश। चलिए, ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और फीडबैक अच्छा मिल रहा है इस मुद्दे पर। अरुण जी, कब रिलीज हो रही है आपकी ये जो सेकंड सीक्वेंस है आपके रिश्तनामा 2? कब तक? मार्च तक हम सोच रहे हैं ना, मार्च तक। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सेकंड सीरीज के लिए, जो सीक्वेंस सीक्वल बोलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये लोगों तक एक संदेश भी पहुंचाए और बहुत सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए लोकमंच के साथ।